नमस्कार साथियों, मैं विकास जैनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैंने आपको सैटरडे वाले दिन आपको बंगाल के पाल वंश, सैन वंश और प्रतिहार वंश और गढ़वाल वंश, ये वंश मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इनमें आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला वंश जो हम पढ़ेंगे वो चौहान वंश पढ़ेंगे। इसके बाद जो वंश आगे बढ़ रहे हैं तो वो कौन सा वंश हम पढ़ेंगे? हम चौहान वंश पढ़ेंगे। तो आज की जो हम हेडिंग डालेंगे वो आपका चौहान वंश डालेंगे। क्या डालेंगे हम? आज की जो हेडिंग पड़ेगी वह आपकी चौहान वंश पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, आप उसी तरीके से नोट्स बनाएं, लगातार बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक जो था, संस्थापक, ठीक है, वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि चौहान वंश का संस्थापक था वह कौन था? तो वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। इसने 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। कब की थी? 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। इस वंश के अगले राजा, यानी राजा तो देखो बहुत सारे हुए थे, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं आपको इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं। विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक रहा। इनको हम अन्य नाम विशल देव के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? तो विशल देव के नाम से हम इनको जानते हैं। आगे चलते हैं। हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना, हरकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना इन्हीं के शासन काल में हुई। हरकेली संस्कृत नाटक की रचना इन्हीं के शासन काल में हुई। ठीक है, इनके दरबार में, इनके दरबार में सोमदेव नामक, कौन से? सोमदेव नामक निवास करते थे। क्या करते थे? सोमदेव नामक निवास करते थे, जिनके सम्मान में, यानी कि इनके दरबार में, यानी कि विग्रहराज या विशल देव के दरबार में सोमदेव निवास करते थे। इन्होंने विशल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की। ललित विग्रह राज ग्रंथ की क्या करी इन्होंने? रचना की। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक था वह वासुदेव था। इसने इस वंश की स्थापना 551 में की। ठीक है, अगला राजा विशल राज चतुर्थ थे, जिनका शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। इनका अन्य नाम विशल देव था। इनका अन्य नाम विशल देव था। हरकेली नामक जो हरकेली नाटक था वह संस्कृत में रचना इन्हीं के शासन काल में की गई थी। इनके दरबार में एक सोमदेव नाम के कवि रहते थे, जिन्होंने विशल विग्रह राज चतुर्थ के सम्मान में ललित विग्रह राज की स्थापना की। ठीक है, इनके द्वारा दिल्ली के तोमरों को पराजित किया गया। तोमरों को पराजित किया गया। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि चौहान वंश के किस शासक के द्वारा दिल्ली के तोमरों को पराजित किया गया था? तो दिल्ली के तोमरों को पराजित किसके द्वारा किया गया था? तो विशल देव के द्वारा किया गया था, और पराजित कर दिल्ली पर अपना राज स्थापित किया। दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। किसने किया? तो विशल देव के द्वारा अधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले राजा हैं पृथ्वीराज तृतीय। अगले राजा हैं, यहां बना लेते हैं,
अगले राजा हैं पृथ्वीराज तृतीय। कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, या हम इनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इनके? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। एक महान योद्धा के रूप में ये भारत के इतिहास में जाने जाते हैं। ठीक है। इन्हें अन्य नाम, इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। राय पिथौरा के नाम से भी इनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है। इनके दरबारी कवि यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई, इनके दरबार में रहा करते थे, जिनकी पुस्तक सभी लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो क्या है? इनकी पुस्तक है। ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान का जो अन्य नाम था वह राय पिथौरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंदबरदाई नामक कवि रहते थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था, इनका जो शासनकाल रहा वो 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। जैसे मैंने आपको गढ़वाल वंश के शासन में भी आपको पढ़ाया था कि इन्होंने जयचंद की पुत्री से संयोगिता से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान से दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखते हैं कि पहला युद्ध यानी पहला जो युद्ध किया गया था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह 1191 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1191 ईस्वी में किया गया था। यह युद्ध गौरी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध में गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अगला युद्ध है एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध। ऊपर लिखता हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की पराजय हुई और गौरी की विजय हुई। यानी पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में पराजय हुई तथा मोहम्मद गौरी की क्या हुई? इस युद्ध में विजय हुई। ठीक है। इस वंश में आपको केवल पृथ्वीराज चौहान से चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो याद करना है। दूसरा, इन्होंने जो जयचंद की पुत्री से विवाह किया संयोगिता, इनकी पत्नी का नाम रखना है। दूसरा, तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन का द्वितीय युद्ध, इनको नहीं भूलना है, क्योंकि चौहान वंश में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो आपके तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनकी सन भी पूछी जाती है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ। दोनों युद्धों के बीच में 1 साल का अंतर है। पहले युद्ध में गौरी की पराजय हुई, चौहान की विजय हुई। दूसरे युद्ध में गौरी की विजय हुई तथा चौहान की पराजय हुई। आपको इस पूरे चैप्टर में इतना ही आपको याद करना है। चौहान वंश में वनडे एग्जाम के लिए आपको इतना ही याद करना है, इतना ही आपके लिए गुड सफिशिएंट है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, इसको रफ कर देता हूं। अगला हमारा राजवंश है चंदेल वंश। बढ़िया वंश है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स बनाते रहे, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, जिससे कि आपको भी धैर्य बना रहेगा, हमें भी धैर्य बना रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। कमेंट करते रहे लगातार। ठीक है,
और आपको लगातार वीडियो मिल ही रही हैं। कल का गैप था, कल हम थोड़ा बाहर गए थे, ठीक है, इसलिए। और अगला जो वंश है, हम लोग हेडिंग डालेंगे चौहान वंश के बाद में चंदेल वंश। कौन सी हेडिंग है? चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का जो राजा संस्थापक था, इस वंश का जो संस्थापक था, चंदेल वंश का संस्थापक था, वह ननुक था। कौन था? ननुक। इस वंश का यानी चंदेल वंश का संस्थापक था, वह कौन था? ननुक था, जिसने अपनी राजधानी जिसने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। किसको बनाया? किसको बनाया अपनी राजधानी? खजुराहो को बनाया, सॉरी, खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। चंदेल वंश यानी इस वंश का संस्थापक था, वह ननुक था, जिसने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। ठीक है। अगला राजा था ननुक के बाद में यशोवर्मन। यशोवर्मन अगले राजा थे, जिनका शासनकाल 925 से 950 तक रहा। इनका शासनकाल 925 से 950 ईस्वी तक रहा। ठीक है। इन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसका निर्माण कराया? विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, तथा इसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें? चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। अगले राजा हम देखेंगे राजा धंग। अगले जो राजा हैं वह कौन से राजा हैं? तो राजा धंग हैं, जिनका शासनकाल 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक रहा। कितना रहा? 1008 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 950 से 1008 ईस्वी तक रहा, जो क्या थे? राजा धंग थे। ठीक है। अब यशोवर्मन से देखो, ये वाला इंपोर्टेंट बन जाता है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यशोवर्मन के द्वारा कराया गया, जिन्हें हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। इनमें देखेंगे तो चंदेल वंश का ये पहला राजा एक ऐसा था, चंदेल वंश का ये पहला ऐसा राजा था जिनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। किसकी उपाधि धारण की गई? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था चंदेल वंशीय। ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि चंदेल वंशीय प्रथम शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? राजा धंग थे। इनके द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनके द्वारा खजुराहो में कई मंदिर का निर्माण कराया गया, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, जिननाथ का मंदिर, जिननाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है। वैद्यनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, वैद्यनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, और विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। यानी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से प्रमुख आपके ये हैं। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, जिननाथ का मंदिर, वैद्यनाथ का मंदिर तथा विश्वनाथ का मंदिर। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके शासनकाल में जैसे इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल 950 से 1008 ईस्वी, 1008 ईस्वी। और इसी में आपको मालूम है कि इसी के शासनकाल में एक सुबुक्तगीन नामक एक गजनी शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और वह हिंदू शाही, उस समय जो शासक था वह कौन थे? हिंदू शासक आपके
जयपाल थे। कौन थे? हिंदू शासक आपके जयपाल थे। ठीक है, तो जयपाल की मदद किसके द्वारा की गई? तो राजा धंग के द्वारा की गई। यानी कि जब सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो इस समय हिंदू शाही वंश के जो शासक थे वह जयपाल थे, और जयपाल की जो मदद की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो राजा धंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले राजा देखते हैं। तो अगले राजा हैं परमल। खाने वाले परमल नहीं, ये राजा परमल है, जिनका शासनकाल 1165 से 1203 ईस्वी तक रहा। 1165 से 1203 ईस्वी तक रहा। ठीक है, यह चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक थे। अगला देखते हैं 1142 ईस्वी में। ठीक है, एक बार और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम इन दक्षिण भारत के राजवंशों को समाप्त करते जा रहे हैं वैसे ही हमारे सनों का सिलसिला प्रारंभ होता चला जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम मिडाइवल में अपने पैर जमाएंगे वहां से आपका और मॉडर्न हिस्ट्री के अंत तक, यानी मिडाइवल से जब पैर जमाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट तक आपको देखने को ये मिलेगा कि आप सनों से घिर चुके होंगे। आपको सने याद करने पड़ेंगी। तो अभी से ही आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और अभी से ही आदत डालनी है कि साथ में हमको क्या याद करनी है? सन भी याद कर रही है। तो एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सने पूछी जाती हैं, मिडाइवल में युद्धों की सने पूछी जाती हैं, एशियंट में मंदिरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब हम मिडाइवल का पोर्शन करेंगे और मॉडर्न का पोर्शन करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर डेटा याद करनी पड़ेंगी। चलते आगे कि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा में पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी महोबा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में मिला लिया। अब 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। कालिंजर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। राजा परमल के दरबार में दो सेना नायक जिन्हें हम आल्हा ऊदल के नाम से जानते हैं, दो सेना नायक आल्हा ऊदल के नाम से हम जानते हैं, जो इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, यानी आला ऊदल किसके दरबार में रहते थे? तो आला ऊदल आपके परमल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? परमल के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? परमल के दरबार में दो सेना नायक आला तथा ऊदल रहा करते थे। ठीक है, अगले राजा हैं कीर्तिवर्मन। वैसे तो इंपोर्टेंट आपका यहीं तक है, परमल तक, लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट इसमें लिखा देता हूं कि महोबा के निकट कीरत सागर झील का निर्माण कराया। महोबा के निकट कीरत सागर झील का निर्माण कराया। सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो इसमें चंदेल वंश में जो आपको याद करना है वो मैं फैक्ट टू फैक्ट बताता चला गया हूं और फिर से बता रहा हूं। समझ लेते हैं
कि चंदेल वंश का संस्थापक था वह ननुक था, इसकी राजधानी खजुराहो थी। इसके बाद यशोवर्मन यहाँ के राजा थे। 925 से लेकर 950 तक इनका शासनकाल रहा। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। अगले राजा धंग थे, जिनका शासनकाल 950 से 1008 ईस्वी तक रहा। इन्होंने ये पहले चंदेल वंशी राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। खजुराहो में इन्होंने कंदरिया, जिन्ना, बैद्यनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। सुपुत्रगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इन्होंने जयपाल के लिए सेना मदद के रूप में भेजी। अगले चलते हैं परमल, अगला शासक। तो 1165 से लेकर 1203 ईस्वी चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा, अंतिम राजा नहीं, अंतिम शक्तिशाली राजा था, जो 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ पर आक्रमण किया, अपने राज्य में स्थापित कर लिया। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया। इस पर कालिंजर पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनके दरबार में 2 सेना नायक आला और उदल निवास करते थे। अगला, कीर्तिवर्मन ने महुआ के निकट कीरत सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है, प्रश्न आपका देखिए यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से आपका वन लाइनर एक अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। दूसरा, ये आप जानते ही हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंदरिया महादेव का मंदिर भी पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो राजा धंग के द्वारा। या किस वंश में बनवाया गया, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको ध्यान देना है, किस वंश में बनवाया गया। वंश से प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया, तो उसमें कृष्ण प्रथम का नाम नहीं आता है, उसमें यह पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनवाया गया, यह मंदिर किस वंश में बनवाया गया। तो आपको याद रखना है वंश, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, वंश याद रखना है कि वंश में किस मंदिर को किस वंश के द्वारा बनाया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला वंश देखते हैं। आज हल्की सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक डालते हैं हम, मालवा का परमार वंश। अगला पॉइंट है आप लोगों का मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश, ठीक है, मालवा का परमार वंश। ठीक है, बढ़िया से लिखेंगे। इस वंश का उदय नवीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा क्षेत्र में हुआ। ठीक है, मालवा क्षेत्र में हुआ। इतना पॉइंट समझ में आया, मालवा क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक श्री हर्ष थे। कौन थे, श्री हर्ष थे। कौन थे, श्री हर्ष थे। ठीक है, अगर हम देखें तो परमार वंश जो है किससे स्वतंत्र हुए थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंशों से ये स्वतंत्र हुए थे। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि मालवा के परमार वंशीय लोग किसके सामंत थे, तो किसके सामंत थे, तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र बनाया और मालवा में परमार वंश के स्थापना की, और इसके संस्थापक श्री हर्ष थे, जिनका शासनकाल 945 से 973 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। राजधानी किसको बनाया, तो राजधानी उज्जैन को बनाया, यानी कि
श्रीहर्ष की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीहर्ष की राजधानी उज्जैन थी। श्रीहर्ष की राजधानी उज्जैन हो जाएगी। अगले राजा, इस वंश के अगले राजा वाकपति मुंज थे। कौन थे? वाकपति मुंज थे, जिनका शासनकाल 973 से 995 ईस्वी हो जाएगा। 973 से 995 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने धार नामक स्थान पर, कहां पर? धार नामक स्थान पर मुंज सागर झील का निर्माण कराया। मुंज सागर झील का निर्माण कराया तथा मुंजपुर नामक नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की। ठीक है। अगला, इनके द्वारा चालुक्य वंशीय यानी कल्याणी चालुक्य वंशीय राजा तैलव द्वितीय को 6 बार पराजित किया गया। 6 बार पराजित किया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि वाकपति मुंज के द्वारा किस चालुक्य वंशीय राजा को पराजित किया गया? तो तैलव द्वितीय को पराजित किया गया। और प्रश्न बनता है कि कितनी बार पराजित किया गया? तो 6 बार पराजित किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। इनके दरबार में कवि निवास करते थे। दरबार में कवि निवास करते थे। तो कवि और उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। जैसे धनंजय इनके दरबार में निवास करते थे। इनके द्वारा 10 रूपक नामक पुस्तक की रचना की। अगले हैं हियायुध इनके द्वारा मृत संजीवनी की रचना की गई। मृत संजीवनी की रचना की गई। अगले हैं पद्मगुप्त। पद्मगुप्त के द्वारा नावसहा सांक चरित की रचना की गई। ठीक है। ये इनके कौन थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। अगले सुप्रसिद्ध राजा थे राजा भोज। अगले सुप्रसिद्ध राजा थे जिन्हें हम राजा भोज के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक हुआ। इनका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहा। ठीक है। इनकी उपाधि देखते हैं। तो राजा भोज की जो उपाधि थी वो 2 उपाधियों का वर्णन है। एक तो आपके नव शाह सांक की उपाधि धारण की, सांक की उपाधि। दूसरा नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसकी नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनके द्वारा भोजपुर नगर की स्थापना की गई। नगर की स्थापना या नगर बसाया गया। ठीक है। अगला देख लेते हैं। धार में राजा भोज के द्वारा भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन सा विद्यालय? तो भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। अगला, राजा भोज को कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी भोजराज को कविराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे कैसे थे?
एक अच्छे कवि थे, जिसके कारण इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि राजा भोज का जो मालवा का क्षेत्र था वह 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ के महकल देव राजा थे। कौन थे? महकल देव राजा थे। इन्होंने अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया। ठीक है, तो राजा भोज के बारे में पढ़ा, वाकपति मुंज के बारे में पढ़ा, श्रीहर्ष के बारे में पढ़ा। तो मालवा के परमार वंश से जो प्रश्न बनता है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न बन सकता है आपका, वो राजा भोज से बन सकता है, और राजा भोज से भी उनकी उपाधियों से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। किससे बन सकता है? तो इनकी उपाधियों से प्रश्न बन सकता है। और वाकपति मुंज से जो प्रश्न बन सकता है वह मुंज सागर झील और मुंजपुर नगर से बन सकता है। दूसरा, कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक तैलव द्वितीय को 6 बार इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। यहां से भी एक अच्छा हमको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, शेर व शायरी मुझे आती नहीं, आप डायरेक्टली पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। आप जब तक नोट्स नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा। एक विद्यार्थी के जीवन में राइटिंग का बहुत महत्व है, तो आप लगातार राइटिंग करते रहें। आपको राइटिंग करने से ही जीएस याद होगी। बहुत से बच्चे, बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि सर जीएस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आती, और जीएस लिखते हैं तो याद नहीं होती। आप लिखते कम हैं, पढ़ते ज्यादा हैं। तो पढ़ने के साथ साथ जितना पढ़ें उतना आप लिखें, और उतना ही आप क्या करें? उसका रिवीजन करें। फिर पढ़ें, फिर रिवीजन करें, फिर लिखें, फिर पढ़ें, फिर रिवीजन करें। आपको लगातार यही काम करना है और आपको एक बेहतर अच्छा जीएस आपको तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास साधन ही नहीं होंगे तो आप युद्ध किससे लड़ेंगे? तो पहले आप साधन को एकत्रित करें, उसके बाद में युद्ध की प्लानिंग करें। ठीक है, तो आप नोट्सों को लिखें, बढ़िया तरीके से लिखें, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये समस्या नोट्स लिखने में हो रही है। मैं आपको सहायता करूंगा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या होगी मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।